गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे आप लोग? बढ़िया है। कल का सेट कितने लोग रिवाइज करके आए हैं? सब लोग आए हैं? ठीक है। सभी लोग मतलब सभी लोग, ऑफलाइन ऑनलाइन सभी लोग। किसी तरह की कोई समस्या? एक भी ऐसा क्वेश्चन लगा हो जो मजा ना आया हो पढ़ने में, जो कठिन लगा हो, जिसकी व्याख्या समझ में ना आई हो, है ना? अच्छी बात है, समझ में आया। और आज ऑफिस में 3-4 लोग आए थे, मिले, व्याख्या भी हुआ, उस पर डिस्कस भी हुआ और मजा आया। सही बात। मैं पहले भी आपसे बोल चुका हूं कि जब भी आप ऑफिस में आते हैं तो उसका अलग ही मजा होता है। जैसे ऑनलाइन वाले तो नहीं आ पाएंगे, लेकिन जो फिजिकली उपलब्ध है यहाँ पे ऑफलाइन वाले, वो आएंगे तो क्या होता है कि तैयारी हम लोगों की और थोड़ा ब्रॉड हो जाती है। ब्रॉड इस सेंस में आती है कि जब 4 लोग बैठते हैं तो 4 डायमेंशन खुलता है। 2 उनके क्वेश्चन का क्वेरी आ गया, 2 उनके आ गया, फिर उस पर डिस्कशन होगा, आधा घंटा टाइम मिलेगा। पढ़ाई से ही संबंधित होता है, क्रिकेट पे डिस्कशन नहीं होता है। और यदि बीच में क्रिकेट पे डिस्कशन हो जाए तो उसमें कोई बुराई नहीं है। क्रिकेट भी हम लोगों के जीवन का एक हिस्सा हो चुका है, तो जीवन का कोई भी हिस्से को छोड़ना नहीं है, ठीक है। लेकिन अमूमन हम लोग जब ऑफिस में होते हैं तो पढ़ाई से संबंधित ही डिस्कशन होता है, ठीक है। तो आज भी हुआ, अच्छा लगा, क्वेश्चन भी डिस्कस किए हम लोग, मजा आया। फिर हम लोग अपने सीरीज को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। और आज लेखपाल सीरीज का अगला पार्ट हम लोग देखते हैं, अगला सेट देखते हैं। इस सेट का आज पहला क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। आइए इस सेट का अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, ठीक है। आज के सेट का जो पहला क्वेश्चन है वो हिस्ट्री से है, इतिहास से है। क्या है ये देखते हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे, है ना। आप लोग ये तो महसूस कर ही रहे होंगे, लगभग 20, 22, 25 सेट जितने भी लिए हैं आप लोग, जितना डिस्कशन हुआ, क्वेश्चन का स्टैंडर्ड बहुत अच्छा है। इसमें कोई मेरी बड़ाई नहीं है या हम लोगों की टीम की बड़ाई नहीं है। हम लोग उसी क्वेश्चन को आप लोगों के पास दे रहे हैं, आप लोगों के पास पहुंचा रहे हैं जो एग्जाम में आने वाले हैं, आए हुए हैं, संभावित हैं, इंपॉर्टेंट है, VVI ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वही क्वेश्चन हम लोग सिलेक्ट करके, ऐसा नहीं है, क्वेश्चन बहुत मेहनत किया जाता है तब क्वेश्चन निकलता है। तो इसी उम्मीद से बार बार मैं बोलता हूं कि आप लोग भी उस पर मेहनत करेंगे। तो क्वेश्चन आप लोग देख रहे होंगे, स्टैंडर्ड क्वेश्चन का भी आप लोग देख रहे होंगे, सभी एग्जाम के लिए मैं पहले ही बता दिया हूं। तो मन लगा के पढ़िए, विश्वास करिए कि ये क्वेश्चन सभी एग्जाम में आने वाले हैं। चलिए आइए देखते हैं। तो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? आपके पास ऑप्शन है, ए पार्श्वनाथ, ऑप्शन बी ऋषभदेव, ऑप्शन सी महावीर स्वामी, ऑप्शन डी नेमिनाथ। तो सही उत्तर है सी, अर्थात महावीर स्वामी। 24वें तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी। मतलब इनके पहले जैन धर्म के 23 तीर्थंकर हो चुके थे, 23 महान संत हो चुके थे, 23 महान गुरु हो चुके थे, ये 24वें थे, ठीक है। अब व्याख्या देखिए। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे। 2 क्वेश्चन मिल गया, एक तो 24वें तीर्थंकर थे और अंतिम भी थे, इसके बाद कोई तीर्थंकर नहीं हुआ। इसके बाद अनुयायी हुए जैन धर्म के, लेकिन जैन धर्म के जो गुरु थे उस लेवल के, उस तरह के नहीं हुए। ये अंतिम तीर्थंकर थे, ठीक है। उनका जन्म 599 ईसा पूर्व में वैशाली के निकट कुंडग्राम में हुआ था, ठीक है। कई क्वेश्चन यहां से आ गए। पहला क्वेश्चन 24वें थे, दूसरा अंतिम थे, तीसरा जन्म कब हुआ था? 599 ईसा पूर्व में। और कहा हुआ था? वैशाली, उस समय जिला वैशाली था, वैशाली के निकट कुंडग्राम में हुआ था, कुंडग्राम में हुआ था। उन्होंने जैन धर्म के 5 महाव्रत दिए थे, 5 महाव्रत, ये 5 महाव्रत थे उनके। कौन कौन से थे? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। अहिंसा मतलब हिंसा नहीं करना, सत्य, असत्य नहीं बोलना, सत्य बोलना, अस्तेय चोरी नहीं करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, और अपरिग्रह मतलब धन इकट्ठा नहीं करना, आवश्यकता से अधिक धन इकट्ठा नहीं करना, ठीक है। तो इनके 5 क्या थे? ये महाव्रत थे। तो कई क्वेश्चन मिल गया आपको। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी। ये भी पूछ लेगा कि महावीर स्वामी कौन थे? 24वें तीर्थंकर। 24वें तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी। महावीर स्वामी अंतिम तीर्थंकर भी थे।
इनका जन्म कहाँ हुआ था? 599 ईसा पूर्व में हुआ था। डेट पूछ लेगा। कहाँ हुआ था? वैशाली में। वैशाली में भी कहाँ हुआ था? कुंडग्राम में हुआ था। और ये 5 महाव्रत दिए थे। कौन कौन से? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह का 5 सिद्धांत, 5 सत्य इन्होंने दिया था, महाव्रत दिया था। ठीक है, कोई दिक्कत, किसी तरह की कोई समस्या? तो आप देखिए एक क्वेश्चन से आज 6 से 7 क्वेश्चन निकल गए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द्वितीय बौद्ध संगीति, अभी तक हम जैन देखे, दूसरे में बौद्ध आ गए, ये भी इतिहास सही है। द्वितीय बौद्ध संगीति सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ आयोजित हुई थी? अब ये काउंसिल आज ही नहीं होता, एंशिएंट में भी होता था, होना भी चाहिए भाई। जब महासम्मेलन हुआ, महाबैठक होगा, संगीति होगी, समिति होगी, तभी तो निर्णय लिए जाएंगे, तभी तो लोगों की समस्याओं का निदान होगा, लोगों की समस्याओं के बारे में पता चलेगा। वरना क्या हो जाएंगे, ऐसे ढाल पीट रहे हैं लोग, ऐसे खुश हैं, सभी लोग अपने जीवन में मस्त हैं, किसी को किसी से कोई मतलब नहीं। तो पहले भी इस तरह की होती थी कि जो साल भर का कार्यकाल था, साल भर का जो काम क्रियाकलाप था, उसका एक ऐसा दिन होता था या एक मास ऐसा होता था, उस मास में, उस दिन में, उस डेट को लोग बैठते थे, बातें करते थे, उसको क्या करते थे, निपटारा करते थे, समस्या सुनते थे, उसका समाधान निकालते थे। तो इसी तरह की बौद्ध संगीति हुआ करती थी, जन संगीति हुआ करती थी। ठीक है, अब द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई थी? ऑप्शन ए है आपके पास राजगीर, ऑप्शन बी है वैशाली, ऑप्शन सी है पाटलिपुत्र और ऑप्शन डी है कुशीनगर। तो सही उत्तर है बी, अर्थात वैशाली में हुआ था। ठीक है, अब आइए, द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन लगभग 383 ईसा पूर्व में कहा हुआ था? वैशाली में हुआ था। इसका मुख्य उद्देश्य बौद्ध संघ में अनुशासन, जिसको विनय भी कहा गया है, विनय पिटक, से जुड़े मतभेदों को सुलझाना था। अब देखिए मतभेद आ गए, हर जगह मतभेद होता है। मतभेद चाहे घर में हो, चाहे बाजार में हो, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो, है ना, स्टेट लेवल पे हो, ब्लॉक लेवल पे हो, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो, स्टेट लेवल पे हो, कंट्री लेवल पे हो या इंटरनेशनल या वर्ल्ड लेवल पे हो, डिस्प्यूट हमेशा होते हैं, मतभेद हमेशा होते हैं, परिवार से लेके अंतरराष्ट्रीय स्तर पे। अभी चल भी रहा, आप देख रहे हैं मतभेद, यूक्रेन और उधर रसिया में चला, फिर अभी अमेरिका और ईरान में चल रहा है, तो हमेशा होते रहते हैं। इन्हीं मतभेदों को दूर करने के लिए बैठकें होती हैं, आयोजन होता है, समितियां होती हैं। ठीक, इसी मतभेद को दूर करने के लिए बौद्ध संगीति बुलाई गई थी, द्वितीय बौद्ध संगीति। ठीक है, जिसमें बुद्ध के जो संघ बनाए थे बुद्ध जी ने, बौद्ध जो संघ था, उस संघ में क्या क्या समस्या आ रही है, क्या क्या मतभेद हो रहे हैं, उस मतभेद को सुलझाया जा सके, उस मतभेद को बतलाया जा सके या फिर उसका निदान किया जा सके, इसीलिए बुलाया गया था। तो इसमें भी कई क्वेश्चन आ गए। पहला तो ये बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी वैशाली में। ठीक है, अगला इसका क्वेश्चन है कि कब हुई थी, ये भी डेट भी पूछा है। तो लगभग 383 में हुई थी। इसका उद्देश्य क्या था? बौद्ध संघ में जो अनुशासन थे, नियम बताए गए थे, उन नियमों का पालन न करने वालों के लिए या उन नियमों से जो मतभेद हो रहे थे उसको दूर करने के लिए। ठीक है, तो इसी में ये आपको ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है और ये पक्का आएगा, ऐसा आप मान लीजिए, इसमें लिख के ले लीजिए आप, मैं गारंटी देता हूं कि ये क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में जरूर आएगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? मतलब सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, ऑप्शन ए है प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी है संसद, ऑप्शन सी है राष्ट्रपति, ऑप्शन डी है मुख्य न्यायाधीश। तो ऑप्शन सी सही है, अर्थात राष्ट्रपति सही है। अब व्याख्या देखिए, सुप्रीम कोर्ट अर्थात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। हालांकि यह नियुक्ति कॉलेजियम सिस्टम की सिफारिश के आधार पर होती है, जिसमें मुख्य न्यायाधीश और वरिष्ठ न्यायाधीश शामिल होते हैं। ठीक, जो उस समय वर्तमान मुख्य न्यायाधीश होंगे और जो वरिष्ठ न्यायाधीश होंगे, मतलब सीनियर जो न्यायाधीश होंगे, उन लोग मिलके कॉलेजियम सिस्टम से
अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं? ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तो सीधी सी बात है कि भारत के सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। लेकिन किसके अनुशंसा पे? मुख्य न्यायाधीश और वरिष्ठ न्यायाधीशों के कोलेजियम पद्धति से दी गई नामों पे ही ये चर्चा करता है और उन्हीं में से चुनता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय को रीट जारी करने की शक्ति प्राप्त होती है? किस अनुच्छेद के तहत सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को रीट जारी करने की शक्ति दी गई है या उसे यह शक्ति मिली हुई है? तो आर्टिकल 32, आर्टिकल 226, आर्टिकल 136 और आर्टिकल 124। इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 226। सही उत्तर है अनुच्छेद 226। इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 226। ठीक है, अब आइए व्याख्या देखते हैं। मतलब अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय को रीट जारी करने की शक्ति प्रदान की गई, किसके द्वारा? संविधान के द्वारा। ठीक है, व्याख्या देखिए। हाई कोर्ट ऑफ इंडिया या भारत के उच्च न्यायालय को अनुच्छेद 226 के तहत रीट जारी करने की शक्ति दी गई है। यह शक्ति मौलिक अधिकारों के अलावा अन्य कानूनी अधिकारों के संरक्षण के लिए भी उपयोग की जा सकती है, जबकि अनुच्छेद 32 केवल मौलिक अधिकारों तक सीमित है। ठीक, अगर सिर्फ 32 की बात करें तो मौलिक अधिकार है, लेकिन अगर 2 to 6 की बात करें तो यह क्या है? यह देता है आपको रीट जारी करने की शक्ति। किसको? भारत के उच्च न्यायालयों को रीट जारी करने की शक्ति देता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किस पैमाने का उपयोग किया जाता है? आप देखिए, भूकंप आता है तो आपको पेपर में मिलेगा, अगले दिन भूकंप आ गया तो अगले दिन मिलेगा कि 7.2 रिएक्टर का था, 6 रिएक्टर का था, 8 रिएक्टर का था। ठीक है, उसकी तीव्रता कैसी थी? 8 थी, 7.5 थी, 6 थी, 8.8 थी। मतलब 8 से ऊपर तो बहुत दिक्कत जाती है, 9 तक जाते ध्वस्त होने की स्थिति आती है। लेकिन 5 से नीचे तक तो उतना नुकसान नहीं है। 5 से ऊपर वाली तीव्रता वाला भूकंप नुकसानदायक होता है। ठीक है, तो उसी तीव्रता को कैसे नापते हैं, ये क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है सेल्सियस स्केल से, ऑप्शन बी है रिक्टर स्केल से, ऑप्शन सी है पास्कल और ऑप्शन डी है न्यूटन स्केल से। तो इसका सही उत्तर है रिक्टर स्केल से। अब आते हैं भूकंप की तीव्रता मापने के लिए रिक्टर स्केल। यहाँ पे रिक्टर, ये रिक्टर है, आप लोग इसको सुधार लेंगे रिक्टर, हालांकि एक्सप्लेनेशन में ये चीज लिख दी गई है। रिक्टर पा आ गया, यहाँ पे चा आ गया है। रिक्टर स्केल का उपयोग किया जाता है। यह भूकंप द्वारा मुक्त ऊर्जा को मापता है। भूकंप के समय जब भूकंप आता है तो जो एनर्जी निकलती है, ऊर्जा निकलती है, वो कितनी निकलती है उसी को ये मापता है और वही होता है उसकी तीव्रता। वर्तमान में मोमेंट मैग्नीट्यूड स्केल, जिसको एमडब्ल्यू भी बोलते हैं, का भी उपयोग किया जाता है, लेकिन रिक्टर स्केल अधिक प्रसिद्ध है। यहां भी इसको रिक्टर कर लीजिएगा आप लोग। रिक्टर स्केल सबसे ज्यादा सर्वमान्य है, ठीक है, एथेंटिक भी है, इसीलिए सबसे अधिक प्रयोग भूकंप की तीव्रता मापने में रिक्टर स्केल का किया जाता है। हालांकि अब कहीं कहीं प्रचलन में क्या आ गया है, ये भी आ गया मोमेंट मैग्नीट्यूड स्केल, जिसको एमडब्ल्यू भी बोलते हैं, ठीक है, या एमएमडब्ल्यू भी बोलते हैं। लेकिन अभी तक जो आपके पास ऑप्शन रहेगा वो रिक्टर स्केल ही रहेगा, क्योंकि व्यापक पैमाने पे इसी का उपयोग किया जा रहा है और ये ऑथेंटिक भी है, ये सही भी है। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, याद रखेंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा ज्वालामुखी शांत ज्वालामुखी का उदाहरण माना जाता है? मतलब शांत है, सुसुप्त जिसको बोलते हैं, डोरमेंट है ना, उग्र नहीं है, ठीक है, या फिर सक्रिय नहीं है, शांत है। मतलब एक कब पता ही नहीं है कि वो विस्फोट होगा कि नहीं है, ज्वालामुखी फटेगी कि नहीं फटेगी, एकदम शांत पड़ी है। हालांकि भविष्य में उसके फटने की संभावना बन सकती है, हो सकती है, लेकिन अभी वो जो इसकी स्थिति है वो कैसा है? डोरमेंट है, अर्थात वो शांत है, पड़ी हुई है। ठीक है, तो निम्न में से कौन सा ज्वालामुखी शांत ज्वालामुखी है? ऑप्शन ए
मौना लोआ, ऑप्शन बी माउंट फूजी, ऑप्शन सी क्राकाटोआ, ऑप्शन डी किलाउआ। तो ऑप्शन इसका बी सही है, अर्थात माउंट फूजी जो ज्वालामुखी है ये कैसी है, माउंट फूजी ज्वालामुखी है कैसी है, शांत ज्वालामुखी है, मतलब डोरमेंट, शांत ज्वालामुखी है ये, ठीक है। ये कैसी ज्वालामुखी है, डोरमेंट है, शांत ज्वालामुखी है। ऑप्शन व्याख्या देखिए, माउंट फ्यूजी एक सुप्त या डोरमेंट ज्वालामुखी है जो लंबे समय से विस्फोट नहीं हुआ है, अर्थात जिसमें लंबे समय से विस्फोट नहीं हुआ लेकिन भविष्य में सक्रिय हो सकता है। ऐसी संभावना है कि ये जो ज्वालामुखी है, कौन सा, माउंट फूजी ज्वालामुखी, इसमें बहुत लंबे समय से कोई सक्रियता नहीं है, कोई विस्फोट नहीं हुआ है, लेकिन विस्फोट होने से इनकार नहीं किया सकता, भविष्य में विस्फोट हो सकता है, ठीक है। जबकि मौना लोआ और किलाउआ सक्रिय ज्वालामुखी है। इसके अलावा ये मौना लोआ जो है या किला लोआ जो है वो क्या सक्रिय ज्वालामुखी है, और क्राकाटोआ अपने विनाशकारी विस्फोट के लिए तो प्रसिद्ध है। और क्राकाटोआ की तो बातें अलग है, ये तो काफी विस्फोटक ज्वालामुखी है, काफी लोगों का नुकसान पहुंचा चुकी है, ठीक है। तो शांत ज्वालामुखी कौन सी है, माउंट फ्यूजी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। न्यूटन का तीसरा नियम, थर्ड लॉ, किससे संबंधित है? न्यूटन का जो थर्ड लॉ है, तीसरा नियम है, वो किससे संबंधित है? तो ऑप्शन ए है गुरुत्वाकर्षण, ऑप्शन बी है क्रिया प्रतिक्रिया, ऑप्शन सी है जड़त्व, तो ऑप्शन डी है त्वरण। तो इसका सही उत्तर है क्रिया प्रतिक्रिया, अर्थात बी, ठीक है। न्यूटन का जो थर्ड लॉ है वो कैसा है, एक्शन रिएक्शन है, क्रिया प्रतिक्रिया, अर्थात एक्शन के विरुद्ध रिएक्शन, क्रिया के विरुद्ध प्रतिक्रिया, यही उसका उदाहरण है। उत्तर क्रिया प्रतिक्रिया हो गया। व्याख्या देखिए, न्यूटन का तीसरा नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। उदाहरण, बंदूक चलाने पर पीछे की ओर झटका लगना। जैसे मान लीजिए हम लोग बंदूक चला रहे हैं, क्रिया प्रतिक्रिया कैसे हुई, आप देखिए जब बंदूक चलाते हैं तो कहा जाता है कि जो बंदूक का बट है, पीछे वाला बट को आदमी ऐसे, या फिर सैनिक, आप देखिए बट या तो ऐसे कंधे पर रखते हैं, ठीक है, या फिर सामने ऐसे एक नली दो नली बंदूक है तो इस पे लगा लेते हैं। बट इसलिए लगाते हैं क्योंकि जब गोली आगे बढ़ेगी, तो जब गोली आगे बढ़ेगी तो उतना ही फोर्स से बंदूक को पीछे ढकेलेगी। जब पीछे ढकेलेगी और हम तैयार नहीं रहेंगे, सजग नहीं रहेंगे, तो हम क्या हो जाएंगे, पलट जाएंगे, गिर जाएंगे, उलट जाएंगे। तो इसीलिए बट या तो यहाँ आके लगता है या फिर इसको जोर से पकड़ते हैं, ताकि अगर गोली बाहर जाए तो हम पीछे धक्का से गिर न जाए, क्योंकि आगे क्रिया हुई तो उसके विपरीत प्रतिक्रिया हुई। जैसे हम लोग दीवार को धक्का देते हैं, दीवार जितना तेज हम लोग दीवार को धक्का देते हैं, दीवार उतना ही तेज हमें भी धक्का देती है। अगर हमारा फोर्स ज्यादा हो गया तो दीवार गिर जाएगा, या हमारा फोर्स कम रहा तो हम पीछे हो जाएंगे, या फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये है क्रिया प्रतिक्रिया। बंदूक चलाने पर पीछे की ओर झटका लगना इसी का उदाहरण है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कि प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया मुख्यतः पौधे के किस भाग में होती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है और पक्का आएगा, ठीक है। इसकी आप लिख के लीजिए, ये सब क्वेश्चन आने वाले क्वेश्चन है। प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस की क्रिया किस पौधे के किस भाग में होती है? पौधे कई भाग होते हैं, पत्ते हैं उसके जड़ हैं, उसके तने हैं, उसके रूट्स हैं। तो इनमें से किस भाग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, या कौन सा भाग प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है? ठीक है, तो ऑप्शन ए है जड़, ऑप्शन बी है तना, ऑप्शन सी है पत्ती, ऑप्शन डी है फूल। इसका सही उत्तर है सी, अर्थात पत्ती। मतलब पौधे में जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, फोटोसिंथेसिस की जो क्रिया होती है, वो पत्तियों के माध्यम से होती है। यदि पौधे में पत्ती न हो तो प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा, पौधे अपना खाना नहीं बना पाएंगे, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, सूर्य की रोशनी को ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे। आइए व्याख्या देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया या प्रक्रिया मुख्यतः पत्तियों में होती है, क्योंकि इनमें क्लोरोफिल, हरित लवक भी जिसको बोलते हैं, उपस्थित होता है। पत्तियों में क्यों होता है? क्योंकि पत्तियों में ही क्लोरोफिल होता है, जिसको हरित लवक बोलते हैं, वही उपस्थित होता है, जो सूर्य के प्रकाश की सहायता से भोजन अर्थात ग्लूकोज का निर्माण करता है। यदि पत्तियां न हो तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा?
क्योंकि पत्तियों में ही, पौधे के पत्तियों में ही क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, जिसको हरित लवक बोलते हैं। और यही क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश को ऑब्जर्व करता है, ग्रहण करता है और परिणाम स्वरूप अपना भोजन अर्थात ग्लूकोज का निर्माण करता है, जिससे पौधे जीवित रहते हैं। इसलिए आप देखिए, अगर जिस पेड़ की सभी पत्तियां झाड़ दी जाए, पत्तियों को हटा दिया जाए, तो पेड़ सूख जाता है, वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाता, क्योंकि उसे खाना नहीं मिलता है और बिना खाए हुए बहुत दिन तक कोई जिंदा नहीं रहता, चाहे वो पेड़ पौधे हो, इंसान हो या जानवर हो या पशु हो। ठीक है, बात समझ में आई? कोई दिक्कत, कोई समस्या हो तो बताइए। हाँ बताइए। ठीक, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, कोई समस्या नहीं है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 2025 में, मतलब करेंट से क्वेश्चन है, 2025 में भारत रत्न से किससे सम्मानित किया गया था या किया गया? 2025 में भारत रत्न लगभग 4 लोगों को या 3 या 4 लोगों को दिया गया था। उसमें से वही क्वेश्चन बना है, एक बार पहले, इसका पहले भी हम बता चुके आपको किसको मिला था। अब हम बता रहे हैं फिर से कि भारत रत्न किसे मिला, तो उनमें से कोई दूसरा नाम आएगा। जैसे ऑप्शन ए है रतन टाटा, ऑप्शन बी है MS स्वामीनाथन, ऑप्शन सी है लता मंगेशकर और ऑप्शन डी है सचिन तेंदुलकर। तो इसका सही उत्तर है स्वामीनाथन, अर्थात MS स्वामीनाथन, बी सही उत्तर है, बी मतलब स्वामीनाथन। अब इसकी व्याख्या देखते हैं। 2025 में भारत सरकार ने हरित क्रांति के जनक, ये भी एक क्वेश्चन पूछेगा, हरित क्रांति के जनक कौन थे? MS स्वामीनाथन के जनक MS स्वामीनाथन को मरणोपरांत, अर्थात जब इन्हें मिला था पिछले साल, तो ये अब इस दुनिया में नहीं है, भारत रत्न से सम्मानित किया गया। उन्होंने भारत में कृषि उत्पादन बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी या महत्वपूर्ण योगदान दिया था। ठीक है, समझ में आया? भारत रत्न पिछले साल 2025 में कई लोगों को दिया गया था, उसमें से एक लोगों को हम पहले बता भी चुके आप लोगों को, जैसे आडवाणी जी को मिला था, MS स्वामीनाथन को मिला, यही आज का क्वेश्चन था, MS स्वामीनाथन को भी मिला। MS स्वामीनाथन जी का योगदान क्या रहा भारत में? कृषि क्षेत्र में रहा। क्यों? क्योंकि उन्हें हरित क्रांति का जनक माना जाता है। हरित क्रांति जो ग्रीन रेवोल्यूशन आया था भारत में, वो कैसा आया था? इन्हीं स्वामीनाथन के कारण आया था। स्वामीनाथन जी ने ही हरित क्रांति को भारत में लाया था और सफल बनाया था। उसके तहत कई बीज लाए थे बाहर से, सीड्स अच्छे मिले थे, टेक्नोलॉजी अच्छी मिली थी, सिंचाई की व्यवस्था की गई थी, उत्पादन कई गुना बढ़ गया था, खासतौर पे गेहूं और धान की, और खासतौर पे कहां पे? पंजाब, हरियाणा और पश्चिम यूपी में। ठीक है, तो इन्हें ग्रीन रेवोल्यूशन का जनक कहा जाता है, हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। कौन? MS स्वामीनाथन। इन्हें भारत रत्न भी दिया गया। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? एक योजना है गवर्नमेंट की, खासतौर पे सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना है। क्या नाम है इसका? PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, इसका मेन एम क्या है? ठीक है, तो ऑप्शन ए है किसानों को मुफ्त पानी देना, बी ऑप्शन है हर घर को मुफ्त सोलर बिजली उपलब्ध कराना, ऑप्शन सी है छात्रों को मुफ्त शिक्षा देना और ऑप्शन डी है महिलाओं को रोजगार देना। सही, इसका सही उत्तर है क्या? बी होगा। ठीक है, हर घर को, क्योंकि हर घर सूर्य घर मुफ्त बिजली उसमें उपलब्ध है, तो ऑप्शन में बिजली से ही समझ में आ गया। ऑप्शन बी इसका सही है और उत्तर उसका व्याख्या देखते हैं। व्याख्या यह कि PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का उद्देश्य घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाकर मुफ्त या सस्ती बिजली उपलब्ध कराना। अब आप देखिए, आज के समय में बहुत तेज गति से इस पे काम हो रहा है ना, ताकि हम किससे बच सके? हम बिजली, ये जो बिजली उत्पादन कर रहे हैं, इससे हम बच सके। जब बिजली से हम बच पाएंगे उत्पादन डैम बना के, तो पानी से हमें कम खपत करनी पड़ेगी, है ना। इसके अलावा जो गांव में पेट्रोल, डीजल, किरोसिन, ये सब की समस्या, जो खासतौर पर किरोसिन की, तो उससे हम लोग लगभग बच गए, बंद हो गया है। तो जब हम घरों पे सोलर लाइट लगा लेंगे, जब सोलर लाइट लगा लेंगे तो उसके सारे जो बिजली के उपकरण है वो सोलर लाइट से चलेंगे। जैसे हमारा AC चलेगा, फ्रिज चलेगा, कूलर चलेगा, बल्ब चलेगा, ये सब कैसे चलेंगे? ये जितने आपको इंस्ट्रूमेंट इसके चलेंगे सोलर पैनल से चलेंगे, मतलब सूर्य की ऊर्जा से चलेंगे। हमें अब बिजली, इस वाली बिजली की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सस्ता भी है, सस्टेनेबल भी है और
सही भी है। तो इसी उद्देश्य से सेंट्रल गवर्नमेंट ने योजना लाई है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाकर मुफ्त या सस्ती बिजली उपलब्ध कराना। इससे बिजली बिल कम होगा और स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा। इसमें कई फैसिलिटी है। अगर आप अपने खपत से ज्यादा, कंजम्पशन से ज्यादा प्रोडक्शन करते हैं तो बिजली सरकार खरीद भी लेती है आपसे। मतलब आम के आम गुठलियों के दाम। एक तो आप खुद भी यूज करेंगे और यदि अधिक हो गया तो उसे वापस सरकार ले लेगी, उसका आपको पैसा मिलेगा। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी योजना है, सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना है। ठीक है, और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? हर घर को मुफ्त सोलर बिजली उपलब्ध कराना। ठीक है, तो आज हम लोगों ने फिर से अपने इस सेट के 10 क्वेश्चन हम लोग देख लिए हैं। ठीक है, आज हम लोगों ने फिर से अपने इस सीरीज के 10 क्वेश्चन हम लोग देख लिए। पर डे हम लोग लगभग 10, 12, 8, 10 मतलब ऑन एवरेज 10 क्वेश्चन देख ही रहे। लेकिन वो 10 क्वेश्चन सिर्फ 10 क्वेश्चन नहीं है, कायदे से देखा जाए तो 30, 40 या 50 तक हो जाते हैं। क्योंकि एक एक क्वेश्चन में कभी कभी 3 क्वेश्चन निकल आते हैं, कभी 5 क्वेश्चन, कभी 4 क्वेश्चन, कभी 5 से भी ज्यादा निकल आते हैं। कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो सिंगल क्वेश्चन के रूप में रहा हो, हमेशा उसमें 2 से 4 से 5 क्वेश्चन निकल आते हैं। तो हम लोग का ये क्वेश्चन सेट बनाने का मोटिव भी यही है, ये व्याख्या इस तरह देने का मोटिव भी यही है, यही उद्देश्य है कि इस व्याख्या को लेकर आप एक से अधिक क्वेश्चन मल्टी क्वेश्चन के रूप में कन्वर्ट करके आप पढ़ाई करेंगे तो आपकी तैयारी कैसी होगी? और ज्यादा डायमेंशन खोलेंगे और अच्छी होगी। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आप कवर करेंगे और एग्जाम को आप क्रैक करने में आसानी महसूस करेंगे। ठीक है, तो भैया फिर से वही रिक्वेस्ट मैं आपसे करूंगा जो डेली करता हूं, और हमारा ये काम है करना, आपका काम जो है वो आप करेंगे। हमारा काम ये करना है, ये कहना है कि आज फिर से जो सेट आपके सामने दिया गया उस सेट को कल रिवीजन करके आएंगे, ताकि हम जब पूछ पाए तो आप बता पाएंगे। और इसके अलावा जिसको जो भी कंफ्यूजन होगा, ये क्वेश्चन इसके अलावा भी कोई क्वेश्चन होगा, उसको लेके ऑफलाइन वाले ऑफिस में आएंगे, ऑनलाइन वाले कहाँ आएंगे? ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आएंगे, ताकि हम आपकी क्वेरी को, आपकी समस्या को समझ पाए और उसका निदान कर पाए, हम और हमारी टीम के द्वारा। ठीक है, तो आज इतना ही। आज बस हम लोग इस सेट को यहीं खत्म करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार, जय हिंद।